28 अक्टूबर 2024 को एक थाने में एक पुरुष सुबह सुबह पहुंचता है। अभी सुबह के करीब 8 ही बजे थे। उस थाने के जितने भी कर्मचारी होते हैं सब अपनी ड्यूटी के लिए तैयार ही हो रहे थे। वो पहुंचता है, काफी तेजी तेजी से रोना चिल्लाना शुरू करता है। और जब काफी तेजी तेजी से रोना चिल्लाना शुरू करता है तो पुलिस के जितने भी कर्मचारी होते हैं थाने के, वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं और उस व्यक्ति से उसके रोने का और चिल्लाने का कारण पूछते हैं। तो वो व्यक्ति बताता है कि दरअसल उसकी वाइफ ने कुछ देर पहले ही अभी उसके घर पे जहर खा लिया है और वो तड़प तड़प कर अपनी जान देने पर आमदा है और उसने जहर का डोज ज्यादा ले लिया है। इसलिए साहब वो थाने भाग कर आया है और वहां के पुलिस कर्मियों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता है कि साहब मैं आपको इत्तला करने आया हूं, साहब मैं आपको खबर देने आया हूं कि मेरी पत्नी ऐसा लग रहा है कि उसने इतना जहर खा लिया है कि वो कुछ देर में ही दम तोड़ देगी। अब जब पुलिस वाले इस प्रकार की घटना सुबह सुबह सुनते हैं तो वो भी एक बार अचरज में पड़ जाते हैं। थाने के जो एसएचओ साहब होते हैं वो 2-4 पुलिस कर्मियों को तुरंत ही मौकाए वारदात पर भेजते हैं। ये पति भी मौकाए वारदात पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद उस महिला को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और वह महिला जो कि उसी पुरुष की पत्नी थी, जो पुरुष सुबह सुबह थाने पर पहुंचा था, कुछ देर बाद 2-4 घंटे उसका इलाज चलता है और वो दम तोड़ देती है। लेकिन उस महिला के दम तोड़ने के बाद कहानी यही खत्म नहीं हो जाती। इस कहानी में एक नया मोड़ ऐसा आता है दोस्तों कि जिसे आप सुनेंगे तो भारत के बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें इस जो प्रयोग किया गया था उस महिला को दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए, वो बहुत ही बारीक था, बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत ही सोचनीय कहानी है जिसे सुनकर आप भी एक बार सकते में आ जाएंगे कि एक पति ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके साथ, जिस पत्नी के साथ उसने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन दिया है, उसी पत्नी के लिए वो पति ऐसा जाल बुनेगा। उस पूरे जाल का जो बुनाव है, वो जाल जो उसके पति ने उसको दुनिया से अलविदा कहने के लिए बनाया था, उस जाल के बारे में पूरी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं समाज में घट रही ऐसी घटनाओं की कहानी आप तक पहुंचाऊं जिससे आप सतर्क और जागरूक रह सकें, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अपने चैनल पर एक मुहिम चल रही है। जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर मिलता है उनका नाम हम इस कहानी में जरूर लेते हैं। तो आज भी इस कहानी में कुछ लोगों के नाम लिए जाने हैं जो कहानी के आखिरी में उन लोगों का नाम लूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस गांव से, किस मोहल्ले से, किस कस्बे से सुन रहे थे, और आप पूरी कहानी लास्ट तक सुनकर जाइएगा और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। फिलहाल बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ आगे रुख करते हैं। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूं है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी पड़ती है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर का एक थाना पड़ता है, भुवनेश्वर जिले में ही एक थाना पड़ता है भरतपुर। ये भरतपुर की ही कहानी है। सुबह सुबह जो व्यक्ति 28 अक्टूबर 2024 को थाने पर पहुंचता है, इस व्यक्ति का नाम होता है प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न जब थाने पर पहुंचता है तो पुलिस वाले उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद जब देखते हैं कि उसकी पत्नी वाकई में उसने जहर खा लिया है और बहुत ज्यादा वो तड़प रही है, तो पुलिस वालों को भी कुछ समझ में नहीं आता है। पुलिस वाले उसे अपने वाहन पर बैठाते हैं, लिटाते हैं। लिटाने के बाद उसे सीधा वहीं नजदीक के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद 2-3 घंटे बाद ही वो दम तोड़ देती है। दम तोड़ने के बाद उसका पति प्रद्युम्न जो है वो काफी रोता भी लगता है कि उसकी पत्नी अब दुनिया को छोड़कर चली गई। मामला सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। पुलिस वाले ये मान लेते हैं कि उसकी पत्नी ने जहर खाया है। अब चूंकि एक सामान्य मौत तो थी नहीं, इसमें उसका पति कह रहा था कि उसने जहर खा रखा है, इसलिए पूरी बॉडी का पोस्टमार्टम होना था। फिर पोस्टमार्टम होता है पूरी बॉडी का। पूरी बॉडी के पोस्टमार्टम होने के बाद उस महिला का शव, जिसका नाम शुभश्री होता है, जो प्रद्युम्न की पत्नी होती है,
प्रद्युम्न को सौंप दिया जाता है। प्रद्युम्न अपनी पत्नी की लाश को ले आकर अंतिम संस्कार करता है। लेकिन अब इस घटना को 24 से 48 घंटे बीतने के बाद पूरी घटना की कहानी ही बदल जाती है। दरअसल ऐसा होता है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उससे ये दावा जो उसका पति कर रहा था प्रद्युम्न कि उसने जहर खाया है, उसमें पता चलता है कि शुभश्री ने जहर का सेवन नहीं किया था, बल्कि उसकी मृत्यु एक बेहोशी का इंजेक्शन आता है, उसका नाम मैं वीडियो में नहीं लेना चाहूंगा। उस बेहोशी के इंजेक्शन का ओवरडोज, यानी कि जितना डोज एक सामान्य आदमी को लगाने पर वह व्यक्ति बेहोश हो जाए, उसका 3 गुना डोज उस महिला को, शुभश्री को लगाया गया था। एक चीज पोस्टमार्टम में यह क्लियर होती है कि उसकी मृत्यु जहर से नहीं बल्कि बेहोशी के इंजेक्शन से हुई। दूसरी चीज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक चीज और साबित होती है कि जब मृतका की मौत हुई है, यानी कि शुभश्री की जब मौत हुई हॉस्पिटल में, और जब वो हॉस्पिटल आई है, जब पुलिस वाले और उसके पति ने उसको लाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया है, उसके काफी पहले उसके दोनों हाथ और पैरों पर अंदर से मांस में कुछ निशान थे, जैसे कि उसका हाथ और पैर रस्सी से बांधा गया हो। अब दो चीजें तो हो ही नहीं सकती कि कोई मरने वाला व्यक्ति खुद से इंजेक्शन लगा ले, वो भी ऐसी स्थिति में जब उसके हाथ और पैर बंधे हों। कहने का मतलब कि ये पूरा कांड किसी दूसरे ने किया। अब पुलिस किस पे शक करती? पुलिस पति से पूछती है, पति कुछ बताने को तैयार नहीं। पति कहता है कि साहब मुझे कुछ नहीं पता है। पति से पुलिस गहनता से पूछताछ करना जब शुरू करती है तो पति कहता है कि नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है साहब, इन्होंने ही इंजेक्शन लगाया है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला सवाल यही था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि शुभश्री की मौत के पहले उसके हाथ और पैर रस्सी से बांधे गए थे। ऐसे में पुलिस अपना असली रूप दिखा के जब प्रद्युम्न से पूछताछ करती है तो प्रद्युम्न टूटता नहीं है। प्रद्युम्न कुछ भी पुलिस वालों को अपना सच नहीं बताता है कि ये पूरा मैटर, ये पूरा मामला कैसे हुआ। अब पुलिस हैरान परेशान थी, लेकिन पुलिस के पास बहुत सारे हथकंडे होते हैं जिनसे वो किसी भी मामले के आरोपित को सही से डिटेक्ट कर पाती है, सही से पहचान जाती है कि वास्तव में इस पूरे मामले का आरोपी यही है। अब पुलिस उसके पति के, प्रद्युम्न के मोबाइल के जो नंबर था, मोबाइल नंबर, उसको लगाती है, ट्रेस पर, सर्विलांस पर लगाती है, और कॉल डिटेल जब निकाली जाती है तो प्रद्युम्न के मोबाइल नंबर से कई ऐसे फोन नंबर निकलते हैं जिन पर जब पुलिस कॉल करती है तो पता चलता है कि इन नंबरों पर प्रद्युम्न बहुत ज्यादा बात करता था, और बात करने के दौरान वो 1-2 मिनट बात नहीं करता था, लगातार 1.5, 2-2, 2.5 घंटे बात करता था। और एक ऐसे नंबर नहीं थे उसके मोबाइल में, उसकी कॉल डिटेल में कम से कम 10 से 12 नंबर ऐसे थे जिन पर वो लगातार घंटों घंटों बातें किया करता था। अब पुलिस के सामने एक चैलेंज और हो गया था कि 10-12 लोगों को, वो भी लड़कियां हैं, कैसे गिरफ्तार करे। तो पुलिस ने एक तरीका खोजा। पुलिस ने तरीका ये खोजा कि जब शुभश्री की मौत हुई है उसके पहले किन किन लड़कियों को कॉल की गई है। तो 2 नंबर ऐसे निकले जिन पर उसने आधे घंटे तक बात की थी, लगातार 3-4 दिन से, यानी अपनी पत्नी को मारने के 3-4 दिन पहले से प्रद्युम्न की बात इन नंबरों पर लगातार हो रही थी। अब पुलिस तुरंत सख्ते में हरकत में आती है और इन दोनों लड़कियों को गिरफ्तार किया जाता है, उठाकर थाने लेकर आती है, जिनमें पहली लड़की का नाम होता है रोजी पात्रा और दूसरी लड़की का नाम होता है एजेंटा भुइयां। एजेंटा भुइयां और रोजी पात्रा को जब पुलिस थाने लेकर आती है तो ये दोनों लड़कियां समझ जाती हैं कि पुलिस का जो तीर था वो सही निशाने पर एक बार में ही लग गया है। पुलिस इनसे पूछताछ करती है। जब इनसे जेंट्स पुलिस, पुरुष पुलिस पूछताछ करती है तब ये बातों को इधर उधर घुमाने लगती हैं, और फिर प्रद्युम्न को बुलाकर अलग से पूछताछ की जाती है। अब की बार जो प्रद्युम्न बोल रहा था, पहली बार जब वो अकेला था जो बोल रहा था, उसके अलावा कुछ ऐसा बोलता है जिससे पुलिस का शक और गहरा जाता है। अब पुलिस एजेंटा भुइयां और रोजी पात्रा को महिला पुलिस को सौंप देती है, और महिला पुलिस जब रोजी पात्रा और एजेंटा भुइयां की सही से, अच्छी तरीके से पूरी शरीर की मालिश करती है, और इन महानुभाव प्रद्युम्न जो कि पति थे उनको
उनकी बॉडी को सही से मसाज करती है। तो प्रद्युम्न और उनकी दोनों गर्लफ्रेंड रोजी पात्रा और एजेंटा भुइयां दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और प्रद्युम्न बताता है कि उसके इन दो लड़कियों से ही नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों से संपर्क थे, बहुत सारी लड़कियों से वो संबंध बनाता था। एक रसिया टाइप का इंसान था, तो ऐसे में वो बहुत सारी लड़कियों से संबंध बनाता था। और इसी चीज को जब उसकी पत्नी को पता चलता है शुभश्री को, तो शुभश्री इस चीज का विरोध करती है। और जब देखती है कि उसका पति प्रद्युम्न अब सुधर नहीं रहा है, लाइन पे नहीं आ रहा है, तो अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन अपना जैसे तैसे मायके में समय गुजारती है। लेकिन इसी अक्टूबर के महीने में वो अपनी पत्नी के पास उसके मायके जाता है प्रद्युम्न, और काफी मिन्नतें करता है, हाथ जोड़ कर लेकर उसे आता है। आने के बाद कहते हैं ना कि जब एक बार किसी की आदत गंदी हो गई तो सुधरती नहीं है जल्दी से। वैसे इसकी कुछ दिन तो आदत बीच में ठीक रहती है, फिर प्रद्युम्न की आदत वैसी ही गड़बड़ हो जाती है। लगातार फिर से ये इन दोनों लड़कियों से, एजेंटा भुइयां और रोजी पात्रा से बात करने लगता है। अब पत्नी को जब ये भनक लगती है तो पत्नी शुभश्री फिर से उसके ऊपर चिल्लाना शुरू करती है, डांटना शुरू करती है, रोकती है कि ऐसा काम मत करो, ये अच्छी चीज नहीं है। अब बिल्कुल हैरान परेशान हो जाता है प्रद्युम्न पति। अब उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था, वो क्या करे। अब वो तरीका ढूंढने लगता है कि वो अपने पत्नी को कैसे रास्ते से हटाए, जिससे कि वो जिससे बात कर रहा है, जिससे उसके संबंध है, उनसे संबंध वैसे ही बरकरार रहें और उसे कोई दिक्कत भी ना हो और उसे जेल भी ना जाना पड़े। कुछ ऐसा तरीका अपनाए वो जिससे पत्नी को रास्ते से आराम से हटा सके। वो नेट पे सर्च करता है, बहुत लोगों से पूछता है कि किसी को कैसे मारा जा सकता है कि पुलिस पकड़ ना पाए। अचानक उसे उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है रोजी पात्रा और एजेंटा भुइयां बताती हैं कि किसी व्यक्ति को अगर मारना है तो उसे बेहोशी का, ओवरडोज का इंजेक्शन दे दो। अब मुश्किल एक बात थी कि यह व्यक्ति बेहोशी का इंजेक्शन कहां से लाता। अब इसकी दोनों गर्लफ्रेंड एजेंटा भुइयां और रोजी पात्रा उसी के इंजेक्शन का जुगाड़ करती हैं, और जुगाड़ करने के बाद एक दिन तय होता है 27 अक्टूबर 2024 की रात को। ये लोग उसकी पत्नी को पकड़ते हैं, उसका हाथ पैर रस्सी से बांधते हैं। बांधने के बाद उसे बेहोशी का ओवरडोज 2-3 डोज दे दिया जाता है। अब तड़प कर अपनी जान दे देती है। दोस्तों, तो ये थी आज की सच्ची कहानी। आप पूरी सच्ची कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जमाना कितना बदल गया है, आप पूरी कहानी में सुन ही रहे हैं। फिर आपका पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है? आप अपनी पूरी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। पहला नाम है दिलीप कनौजिया, जो कि उत्तर प्रदेश अमेठी से हैं। नया भारत 001 चैनल है, उसके संचालक हैं सीपी उपाध्याय, जो कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। समर सिंह बौद्ध हैं, किशन सिंह हैं, इंद्रपाल शर्मा हैं। आप लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे बना रहेगा। और इस कहानी को सुनाने का मकसद दोस्तों किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आंख कान नाक सब कुछ खुले रखें, क्योंकि अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। तो आप ये कहानी कहां से देख रहे थे, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बता दीजिएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।